पूस की भयानक रात। बहुत समय पहले की बात है। रंगपुर नाम का एक गांव हुआ करता था। उन दिनों रंगपुर इलाकों में बहुत भयंकर ठंड पड़ रही थी, क्योंकि रंगपुर बर्फीली पहाड़ियों के पास बसा हुआ छोटा सा गांव था। रंगपुर गांव के सभी लोग ठंड से बचने के लिए पूरा दिन अलाव तापते रहते थे, क्योंकि जंगल भी पड़ोस में ही था, तो लकड़ियों की तो कोई कमी होती नहीं थी। लेकिन फिर भी गांव के लोग किसी भी गांव के या किसी भी बाहर के आदमी को अपने द्वारा जलाए अलाव को तापने से मना कर देते थे। एक दिन अंगद राय नामक एक आदमी, जो रंगपुर गांव का ही होता है, जो बाहर से काम करके आया हुआ था, तो अंगद राय चबूतरे के पास जल रहे अलाव के पास जाता है। क्योंकि अंगद राय बहुत ठंड में ठंडा चुका था, तो अलाव ताप रहे बनीलाल ने अंगद राय को अलाव तापने से मना कर दिया। अरे क्या भाई, बाहर से पैसे छाप कर तुम आ रहे हो और आते ही आते मेरी मेहनत की लकड़ियां तापने लगे हो। मेहनत मैं करूं, मजाक कोई और मारे। अब आए हो ठंड से बाहर से, तो घर जाओ, चाय नाश्ता करो जाकर के, तब ठंड दूर हो जाएगी। मेरे यहाँ अलाव तापने से ठंड दूर नहीं होगी, जाओ, तुम्हें यहाँ रुकना भी ठीक नहीं है। तो अंगद राय बहुत सोच में पड़ जाता है। वह सोचने लगता है कि आखिर ये आदमी ऐसा क्यों कह रहा है। अरे भाई, तुम तो ऐसे बातें कर रहे हो जैसे कि तुम ही बहुत होशियार हो, बहुत मेहनती हो। अरे मैं बाहर से आ रहा हूँ, पूछ की इस भयंकर ठंड से हाथ गले जा रहे थे, इसीलिए 5 मिनट अलाव तापने का मन किया तो रुक गया। लेकिन तुम तो मुझे अलाव तापने ही नहीं दे रहे हो, बहुत भाव खा रहे हो। ऐसा व्यवहार तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। भला किसी की ठंड से जान जा रही हो और वह तापने चले तो कोई उसे अलाव तापने ही ना दे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अच्छा ठीक है, मैं चलता हूँ अपने घर। तो आदमी वहाँ से निराश होकर अपने घर के लिए चला जाता है। तो इस तरह से बनीलाल ने अंगद राय को अलाव तापने से मना किया। ऐसे ही हर व्यक्ति को बनीलाल अलाव तापने नहीं देता था, उसे अलाव के पास आने तक नहीं देता था। ऐसे ही एक दिन रामनाथ नामक एक बूढ़ा आदमी खेत देखकर थोड़ी रात्रि के समय खेत से आ रहा था। तो रामनाथ को बहुत ठंड लग गई थी, तो रास्ते में बनीलाल अलाव जलाए हुए ताप रहा था। तो रामनाथ बनीलाल के अलाव के पास जाता है तापने के लिए, और रामनाथ बैठ जाता है। फिर बनीलाल, अरे बुढ़े, बिना पूछे जाचे कैसे बैठ गए हो? बड़ी जल्दी आ गए, बैठ गए, जाओ यहाँ से, अलाव नहीं ताप सकते यहाँ। अरे भाई, ऐसा क्यों बता रहे हो? मुझे बहुत ठंड लग रही है, इसीलिए मैं थोड़ा अलाव ताप लूँ, फिर तो मैं घर जा ही रहा हूँ। अरे तुम सब बुढ़े ऐसे ही हो। तुम बुढ़े लोग जहाँ बैठ जाते हो 1-2 घंटे काफ़ी, और लकड़ियाँ मैं लाऊं, मज़ा तुम लो लूटो, ये तो हो ही नहीं सकता, जाओ। अरे जाता हूँ बेटा, इतना गुस्सा मत हो। फायदा क्या तुम्हारी मेहनत फालतू में ही जल जाए। वैसे इतना आदमी तो मैंने आज तक गिरा हुआ नहीं देखा। तो रामनाथ वहाँ से निराश होकर, गुस्सा होकर चला जाता है। फिर एक दिन रामनाथ रात के समय ठंड में घर के अंदर ही अलाव जलाए ताप रहा था। तभी रामनाथ को दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आती है। तो रामनाथ दरवाजे की ओर जाता है। तो रामनाथ देखता है कि एक बुजुर्ग महिला ठंड से कांप रही थी। तो रामनाथ ने उस बुजुर्ग महिला को घर के अंदर ले आता है। फिर वे दोनों अलाव तापते हैं। भैया, तुम बहुत अच्छे हो, मेरी तो जान ही बचा ली तुमने पोस की इस भयंकर ठंड में। उधर बनीलाल अलाव जलाए पड़ा था,
तो मैं उसके पास अलाव तापने गई थी। वो तो बहुत घमंडी है, मुझे भी उसने मुझे अलाव तापने से मना कर दिया। अरे अंजना देवी, वो बन्नी लाल तो बहुत लालची, बहुत घमंडी है। वो प्रतिदिन बाहर अलाव जलाता है और अगर कोई तापने आता है तो वह उसे मना कर देता है। उसने ऐसे मुझे भी अलाव तापने से मना कर दिया था। वैसे आप कहाँ जा रही थी? भैया, मैं अपने घर जा रही थी, लेकिन रास्ते में तो ठंड से ऐसा लग रहा था कि जान ही निकल जाएगी, इसीलिए आपको भुका लगाई और यहाँ अलाव ताप कर कुछ राहत की सांस ली। अच्छा भैया, अब मैं निकलती हूँ, धीरे धीरे, नहीं तो ठंड और भी ज़्यादा बढ़ सकती है। ठीक है अंजना बहन, आप जाओ। पूस की इस भयंकर रात में ज़्यादा देर तक रुकना सही नहीं। तो दोस्तों, आपने इस कहानी में देखा कि आदमी आदमी में कितना फ़र्क होता है। आपको इस कहानी से क्या सीख मिली, नीचे कमेंट बॉक्स में बताकर अपनी टिप्पणी ज़रूर दो। भूख की समस्या बहुत समय पहले की बात है, जब जयगढ़ नाम का एक गांव हुआ करता था। जयगढ़ में सभी लोग बहुत निर्धनता की ज़िंदगी जी रहे थे। जयगढ़ के लोग इधर उधर खेतों घरों में मजदूरी करते थे, जिससे सभी अपना घर का गुजारा करते थे। और कुछ लोग जंगल में लकड़ियाँ काटने जाते थे। लकड़ियाँ लाकर होटल या रईस घरों में बेचकर जो पैसे मिलते थे, उनसे ही अपना गुजारा करते थे। जयगढ़ गांव में भोला नाम का एक बहुत गरीब और बूढ़ा आदमी अपनी पत्नी रजनी के साथ रहता था। भोला का एक बेटा था विशाल, जो बाहर कॉलेज में पढ़ाई करता था। एक दिन भोला जंगल में जाकर पेड़ पर चढ़कर लकड़ी काट रहा था, क्योंकि भोला भी लकड़ियाँ काटकर बेचकर अपना गुजारा करता था। तो भोला लकड़ी काट ही रहा था, तभी वहाँ पर फॉरेस्ट गार्ड आ जाता है। अरे वो काका, इतनी ऊंचाई पर लकड़ी क्यों काट रहे हो? इतने बूढ़े हो गए हो और ये काम आप क्यों कर रहे हो? अरे बेटा, क्या करूं, भूख ही ऐसी चीज़ है जो हर इंसान को, चाहे वो नौजवान हो या बूढ़ा, सभी से काम करा ही देती है। मैं और मेरी पत्नी ही सिर्फ 2 लोग घर पर रहते हैं। मैं ही घर का खर्च चलाने के लिए कहीं खेतों में काम करने जाता हूँ, तो कहीं जंगल में लकड़ियाँ काटने आता हूँ। इसी से घर का खर्च चलता है थोड़ा बहुत। अच्छा काका, आप तो फिर बहुत मेहनत करते हो, इतने बूढ़े होने के बाद भी। अच्छा काका, आपके कोई बेटा नहीं है क्या, जो सारा काम आप ही करते हो? नहीं बेटा तो है। बेटा तो हमारा शादी करने वाला हो चुका है, लेकिन मेरा बेटा बाहर रहकर पढ़ाई कर रहा है। वो भी घर पर नहीं है, इसलिए सारा कुछ हमें ही करना पड़ता है। अच्छा काका, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन काका, आप अपने बेटे की शादी कैसे करोगे? क्योंकि पैसे तो आपके पास हैं ही नहीं। आप इतना गरीब हो और आप कमा भी नहीं पाओगे इतने, और तुम्हारे बेटे की नौकरी का भी कोई पता नहीं। नहीं साहब, मेरे बेटे ने कहा है कि वो जब नौकरी प्राप्त कर लेगा, फिर वो अपने ही पैसों से शादी करेगा और फिर बाद में हमें भी कोई काम करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। काश काका ऐसा ही हो जैसा आप बता रहे हो, क्योंकि आप भी बुढ़ापे में बहुत परेशान हो गए हो काम करते करते। अच्छा साहब, ये मैं सूखी पतली पतली लकड़ियाँ ही मैं काट रहा हूँ, इनसे कोई समस्या तो नहीं होगी ना? अरे नहीं काका, आप काट लो जितनी लकड़ियाँ काटना चाहते हो। वैसे आप अगर थोड़ी मोटी भी काट लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप बूढ़े भी हो इतने। मैं चलता हूँ। तो आप फॉरेस्ट गार्ड वहाँ से चला जाता है।
और रामनाथ लकड़ियाँ काटने लगता है। फिर रामनाथ लकड़ियाँ काटकर सिर पर रखकर रेस्टोरेंट जाता है और लकड़ियाँ बेचता है और रेस्टोरेंट मैनेजर से पैसे ले लेता है। फिर घर आता है। जी, कब तक इस तरह से इधर उधर इस बुढ़ापे में मजदूरी करते रहोगे? ये उम्र तो बस आराम की ही होती है, लेकिन हमारे नसीब में वो आराम है ही नहीं। हाँ रजनी, तू सही कहती है, लेकिन हम जब तक काम कर पाएंगे करेंगे, बाद में देखा जाएगा। हाँ जी, काश ईश्वर की कृपा से बेटे की नौकरी लग जाती तो ज़्यादा अच्छा होता, तो हमें भी कुछ संतुष्टि मिलती। अरे रजनी, बिल्कुल मिलेगी, तुम बस धैर्य बनाकर रखो बस। फिर एक दिन विशाल का पढ़ाई एग्ज़ाम कंप्लीट करने के बाद एक दिन विशाल की जॉब में सिलेक्शन हो जाता है और फिर विशाल घर आ जाता है। अरे माँ, कैसी हो? बापूजी कहाँ गए हैं? बेटा तो आ गया, मुझे बहुत खुशी हुई बेटा तुझे देखकर। लेकिन बेटा, हमारे पिताजी तो लकड़ी काटने गए हैं घर का खर्च चलाने के लिए। चलो कोई बात नहीं माँ, आज गए तो गए, अब उन्हें मजदूरी करने नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि मेरी सरकारी नौकरी लग चुकी है। बस कुछ दिन घर पर रहूँगा, फिर ड्यूटी पर जाना शुरू कर दूँगा। फिर तो हमारे घर में पैसे की कोई कमी नहीं रहेगी। अरे वाह बेटा, ये तो बहुत बड़ी खुशी की बात है। तुम्हारे पापा यह बात जानकर बहुत खुश हो जाएंगे। अरे माँ जी, अब आप जल्दी से चाय बनाकर मुझे दो, फिर मैं बापूजी की लकड़ियाँ उठवाकर जंगल से लाता हूँ। ठीक है बेटा, बिल्कुल, तुम बैठो, मैं चाय बना कर लाती हूँ। फिर कुछ दिनों बाद विशाल की ड्यूटी ज्वाइन हो जाती है। फिर 1 साल बाद विशाल की एक सुंदर कन्या से शादी हो जाती है। फिर विशाल के पिता और माता अपने जीवन के सबसे बड़े सुख का आनंद ले पाते हैं। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। ऐसे ही और कहानियाँ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। धन्यवाद।